हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का शेप्स ऑफ द शॉर्ट रन कर्व्स। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, नाउ लेट अस सी व्हाट दीज शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स लुक्स लाइक। तो हम अब देखेंगे कि ये जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व हैं कैसे दिखते हैं और कैसे बनते हैं। यू कुड प्लॉट द डाटा फ्रॉम इन टेबल 3.3। सो हमने ये कर्व्स बनाने कैसे हैं, टेबल 3.3 दे रखी है, उसके पॉइंट्स को प्लॉट करके बनाने हैं और एक्स एक्सिस पे सबके हमने आउटपुट लेना है और वाई एक्सिस पे हमने सबके कॉस्ट लेनी है, तब जाके ये बन जाएंगे। ये टेबल 3.3 है जिसमें ये सारे जो दे रखे हैं कॉलम्स, ये सारे कर्व्स हैं जो कि हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करके बनाने हैं। तो देखो क्या लिखा है आगे बुक में, प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड दैट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट द फर्म नीड्स टू एम्प्लॉय मोर ऑफ द वेरिएबल इनपुट्स। सो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है या आउटपुट बढ़ाना है तो फर्म को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे कि आपकी बुक में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वेरिएबल फैक्टर लेबर को एज्यूम किया गया है, तो हम लेबर बढ़ाएंगे ताकि हम प्रोडक्शन बढ़ा सकें। दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। भाई अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स का बढ़ने का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट का बढ़ना है। क्योंकि जो लेबर आप बढ़ाओगे उन लेबर लोगों को आपको पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना, वेजेस वगैरह देनी पड़ेगी, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च होंगे उसकी वजह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, देखो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। देयरफॉर एज आउटपुट इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा आप ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ज़्यादा लेबर्स का यानी वेरिएबल फैक्टर्स का यूज़ करेंगे, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों ही बढ़ेगी साथ साथ। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हाउ एवर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। लेकिन अगर हम बात करें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की तो वो इंडिपेंडेंट है, उसको आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे कितना भी प्रोडक्शन कर लो वो जितनी है वो उतनी रहती है। ये देखो हम यहाँ देखेंगे ये टीएफसी जो है ये बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो आपकी टीवीसी बढ़ रही है, कहाँ 0 से शुरू होकर 95 तक पहुँच गया, टोटल कॉस्ट 20 से लेके 115 तक पहुँच गई है ना। आप देख रहे हैं ना इस टेबल में कैसे आउटपुट के बढ़ने से टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ रही है। फिगर 3.3 पर जाते हैं, इलस्ट्रेट्स द शेप्स ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिगर 3.3 जो है आपकी ये है, ये हमें क्या दिखा रहे हैं, किस किस की शेप दिखा रहे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की और टोटल कॉस्ट की। ये इनके कर्व्स बना रहे हैं, ये देखो ये 3 कर्व बने हैं इधर। वी प्लेस आउटपुट ऑन द एक्स एक्सेस, आउटपुट कहाँ है, एक्स एक्सेस पे, ये देखो ये है आउटपुट एक्स एक्सेस पे, और कॉस्ट कहाँ है हमारी, वाई एक्सेस पे, ये देखो ये कॉस्ट है हमारी वाई एक्सेस पे, ठीक है। टी एफ सी इज़ अ कॉन्स्टेंट, टी एफ सी हमारा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टी एफ सी, ये देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये C1 पे ही अटका हुआ है, इतनी ही कॉस्ट है आपकी। चलो भाई आगे देखते हैं, एंड डज नॉट चेंज विद अ चेंज इन आउटपुट। भाई टीएफसी यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है, चाहे आउटपुट कितना भी चेंज हो रहा है, आउटपुट बढ़े जा रहा है लेकिन टीएफसी चेंज नहीं हो रहा है। ये इस टेबल में भी आप देख सकते हैं ये टीएफसी है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। इट इज़ देयरफॉर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट क्या है, C1 है। अभी हमने यहाँ देखा कि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, देखो कैसे ये, और यहाँ पे ये कॉस्ट कितनी है, C1 है। एट Q1 TVC इज़ C2। अब Q1 पे जाते हैं, यानी अगर हम इतना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी TVC के साथ क्या होता है, वो कितनी है, C2 है। TVC ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये है C2, चलो भाई ठीक है। और टीसी कितनी है, C3, ये टीसी का ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये कितनी है,
C3 है। ठीक है, चलो भाई ये भी समझ आ गई। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, फिर से बता रही हूँ, ये सभी चीज़ें याद करने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है। ये जैसे जैसे ये जो कर्व्स बने हुए ना, इन कर्व्स को देख देख के लिखना है कि TVC है ये इतनी है, TC है ये इतना है, Q है ये इतना है, और ये कॉस्ट है, ये आउटपुट है। सारी चीज़ें बस ये देख देख के लिखनी है, याद नहीं करनी है। इंग्लिश में इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखनी है, याद करने लगोगे तो होएगी ही नहीं याद। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा है, AFC इज़ द रेशियो ऑफ TFC टू Q। यानी AFC क्या चीज़ है भाई आपकी, TFC अपॉन Q। ये फॉर्मूला है आपका AFC का। लेकिन TFC हमने पढ़ा कांस्टेंट है, ठीक है भाई, वो चेंज नहीं होती है। तो अगर Q इंक्रीज़ होता है, यानी ये नीचे वाली अमाउंट बार बार इंक्रीज़ हो रही है, तो AFC आपका डिक्रीज़ होगा। ये बहुत सिंपल सा मैथ्स का लॉजिक है। जब हम किसी बड़े नंबर से डिवाइड करते जाते हैं तो आंसर जो निकल के आता है अपना, वो काफ़ी छोटा निकल के आता है ना। तो Q अगर बढ़ता जाएगा तो AFC छोटा होता जाएगा। सिंपल सा मैथ्स का लॉजिक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आउटपुट जब 0 के पास है, मतलब आउटपुट नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो AFC काफ़ी ज़्यादा है। अब देख सकते हैं ये यहाँ पे कि आउटपुट जब 0 के पास है, बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है आउटपुट, तो AFC जो कितनी ज़्यादा है, कितनी ऊंची है यहाँ पे, ये देखो है ना AFC कितनी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आउटपुट इन्फिनिटी के पास जा रहा है, यानी आउटपुट अपना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो AFC 0 के पास आने को हो रही है। देखो आउटपुट पहुँच गया यहाँ तक पहुँच गया, आउटपुट बढ़ गया, लेकिन AFC नीचे आ गई, अब अपनी काफ़ी कम हो गई है। देखो ऊपर से चली थी AFC, अब काफ़ी कम हो गई है। तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि आउटपुट बढ़ता जा रहा है और AFC अपनी घटती जा रही है। देखो इनका रिलेशन देखो क्या है। सो AFC कर्व इज़ इन फैक्ट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो AFC क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है। ठीक है, यानी ये जो कर्व है इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी इसके कर्व के बीच में जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे उन सबका एरिया सेम होगा। इसका ये मीनिंग होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी वैल्यू Q of output with its corresponding AFC, we always get a constant, namely TFC। तो यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें TFC निकालना है तो हम AFC और Q को मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतनी सी बात लिखी हुई है ये इतनी बड़ी लाइन में। ठीक है, फिगर अब यहाँ पे बोलिए आपको कि 3.4 देखो, ये है फिगर आपकी 3.4। इसमें दिखा रहे हैं किस चीज़ की शेप दिखा रहे हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की, यानी AFC कर्व यहाँ पे दिखाया गया है हमें। वी मेजर आउटपुट अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आउटपुट कहाँ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ये है आउटपुट आपका। और AFC कहाँ है, वर्टिकल एक्सिस पे। AFC जो कॉस्ट है आपकी वो है यहाँ पे। ठीक है, Q1 लेवल ऑफ आउटपुट है, यानी आउटपुट अपना कितना है, Q1, ये है आउटपुट आपका, इतना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है अपनी F, ये यहाँ पे अपनी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। तो TFC कैसे निकालेंगे, TFC का फॉर्मूला लगा देंगे। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, OF। देखो कैसे निकली एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपकी OF, ये है आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसको मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से, क्वांटिटी कितनी है, ये OQ, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा आंसर निकल गया TFC का। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये कर्व हमने देख लिया है। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट AFC एंड फ्रॉम TFC कर्व। सो यहाँ बोल रहे हैं AFC जो है वो TFC से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये फॉर्मूला है AFC इज इक्वल्स टू TFC अपॉन Q। ठीक है, सो फिगर 3.5 देखेंगे हम, जो कि यहाँ पे दे रखी है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है ये। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन किसकी बनती है, TFC की बनती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। और अब यहाँ देखेंगे आपकी कॉस्ट कितनी है, F है वो, जो कि यहाँ पे है। एट Q0 लेवल ऑफ आउटपुट, हमारा आउटपुट है Q0। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू OF। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, OF, इतनी हमारी कॉस्ट हम खर्च कर रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है ये। ठीक है, ये देखो ये फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। एट Q0 द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द TFC कर्व इज A। अब A पॉइंट ऐसा है, ठीक है, जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट जो है इसके इक्वल आ रही है। ठीक है,
आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है देखेंगे हम, ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है। तो AFC का फॉर्मूला लगाया हमने, ये TFC क्या चीज़ है, AQ0। TFC यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, ये 1 मिनट, ये रही, ठीक है, AQ0। और क्वांटिटी कितनी है, OQ0 या नीचे वाली, यानी एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। और अपने फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने अपने बचपन में, वो tan थीटा cos थीटा sin थीटा, तो ये वो वाला फॉर्मूला है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ गया tan थीटा। लेट अस नाउ लुक एट द SMC कर्व। चलो भाई अब हम देखते हैं SMC कर्व के बारे में। कहाँ है अपना SMC कर्व, ये रहा अपना SMC कर्व। Marginal cost is the additional cost that a firm incurs to produce one extra unit of output. So यहाँ marginal cost की definition लिखी हुई है कि marginal cost क्या होती है, additional cost होती है। यानी अगर हम एक और यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस और यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा आता है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। जैसे सपोज हम 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, रुपए आ रहे थे अपने को, 10 रुपये में 2 यूनिट्स बन रही थी, लेकिन फिर हमने क्या किया, एक और यूनिट बना दी एक्स्ट्रा, तीसरी यूनिट और बना दी, और अब हमारी कॉस्ट आ गई 12 रुपये। तो 2 रुपये एक्स्ट्रा लगे अपने को, है ना, 3 जो है बनाने के लिए, यूनिट्स बनाने के लिए, तो वो 2 रुपये जो एक्स्ट्रा लगे वो मार्जिनल कॉस्ट है, यानी एडिशनल कॉस्ट जो होती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, इनिशियली द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इंक्रीजेस। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, इनिशियली यानी स्टार्टिंग में जो अपना मार्जिनल प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ाते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जैसे जैसे हम और नई नई लेबर एम्प्लॉय करेंगे, लेबर रखेंगे, तो हमारा जो मार्जिनल यानी एडिशनल प्रोडक्ट है बढ़ेंगे, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी लेबर का यूज़ करने पर, क्योंकि भाई लेबर रखेंगे तो वो काम करेगी तो प्रोडक्शन होगी। एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट डिक्रीजेस, लेकिन एक पॉइंट के बाद, एक सर्टेन पॉइंट के बाद अपना मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने लग जाएगा। क्यों, सपोज 10 मशीनें हैं, अब आपके पास 4 लेबर थी, आपने बढ़ाते 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 10 लेबर कर दी, तो 10 मशीन 10 लेबर, बढ़िया काम चल रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन 10 के बाद अगर 11, 12, 13, 14 आप लेबर बढ़ाए जाओगे तो क्या होगा भाई, लेबर क्या कर लेगी, मशीनें तो अपनी स्पीड से काम करेगी ना, लेबर शक्तियाँ तो नहीं डाल देगी उसके अंदर। सही बोल रही हूँ ना मैं? तो बस यही समझ लो कि जितनी मर्जी वेरिएबल फैक्टर लगाए जाओ, जितनी मर्जी लेबर लगाए जाओ, मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं बढ़ना है, मार्जिनल प्रोडक्ट अब घटना है। दिस मीन्स इनिशियली टू प्रोड्यूस एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्टर बिकम्स लेस एंड लेस। सो इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है कि अगर आप और एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना चाह रही हैं तो आपको और फैक्टर्स की ज़रूरत इतनी नहीं है। अब एक पॉइंट के बाद आपको इतने फैक्टर्स नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि ज़्यादा फैक्टर्स यूज़ करने से क्या होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लग जाता है और खाम खाई में लेबर की कॉस्ट बढ़ती रहती है, लेबर का खर्चा बढ़ता रहता है, वो प्रोडक्शन कर नहीं पाते, खाली वेले बैठे रहते हैं। एज अ रिजल्ट विद द फैक्टर प्राइस गिवन इनिशियली द HMC फॉल। सिर्फ यही रीज़न है कि स्टार्टिंग में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपकी कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि स्टार्टिंग में हम लेबर का यूज़ कर रहे हैं, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एक लेवल के बाद, जब हमारी हद से ज़्यादा लेबर हम यूज़ कर लेते हैं, हद से ज़्यादा हम वेरिएबल फैक्टर्स यूज़ कर लेते हैं, तो उन लेबर की हमारी कॉस्ट बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ये यू शेप्ड है। यू शेप्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले जो है हमने अपने वेरिएबल फैक्टर्स यूज़ करे तो ये कम हुई, ठीक है, कम होती 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 इस पॉइंट पे पहुंच गई कि ये सबसे कम हो गई। फिर जैसे जैसे और हम लेबर यूज़ करने लगे तो क्या हुआ, फालतू में इनका खर्चा भी बढ़ता गया, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बढ़े, प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, तो ये बढ़ती चलेगी हमारी कॉस्ट। ये रीज़न है, साधारण भाषा में समझाया है, बहुत इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में नहीं समझाया है। At zero level of output,
एस एम सी इज़ अनडिफाइंड। अगर आप ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, तो एस एम सी की कोई वैल्यू नहीं आएगी, मार्जिनल कॉस्ट की कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही यही होता है कि आप कोई एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं, एडिशनल यूनिट कहाँ से आएगी और कॉस्ट कहाँ से आएगी। The TVC at a particular level of output is given by the area under SMC curve up to that level. So TVC जो है उस SMC के अंदर ही आएगा। Now what does the AVC curve look like? अब AVC curve कैसा बनेगा भाई? ऐसा बनेगा, देख लो बिल्कुल। For the first unit of output, it is easy to check that SMC and AVC are same. तो अगर आप सबसे पहली यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो SMC और AVC दोनों सेम है। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, देखो स्टार्टिंग में आपको दिखेगा इसके अंदर SMC और अपना था AVC। एक यूनिट हमने यहाँ प्रोड्यूस करी है और दोनों ही ये बिल्कुल सेम है, ये टेबल से प्रूफ हो रहा है आपका, ठीक है। बोथ SMC एंड AVC कर्व स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। सिर्फ इसी रीज़न की वजह से कि दोनों सेम हैं, ये दोनों कर्व जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, आसपास से ही स्टार्ट होंगे बिल्कुल। ये देखो, ये आपका SMC है और ये आपका AVC है, यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल पास पास से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, देन एज आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा SMC गिरेगा। अभी हमने पीछे इतनी देर से यही गाथा गाई थी कि आउटपुट बढ़ रहा है, हम लेबर यूज़ कर रहे हैं तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लेबर होती है वो ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देगी। AVC बीइंग द एवरेज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो फॉल्स। अब AVC क्या है? मार्जिनल कॉस्ट की एवरेज है, तो मार्जिनल कॉस्ट गिरेगी तो AVC भी गिरेगी भाई, दोनों ही गिरेंगे, बट लेस देन SMC, लेकिन ये काफ़ी कम गिरेगी, ठीक है। देन आफ्टर अ पॉइंट SMC स्टार्ट्स राइजिंग। अभी पीछे भी पढ़ा था कि एक पॉइंट के बाद जब SMC अपने मिनिमम पे पहुंच जाएगी, ये बढ़ने लगेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा लेबर से उनका एक्स्ट्रा कॉस्ट ही बढ़ेगा, ठीक है, वो और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे। चलो भाई, AVC हाउ एवर कंटिन्यूज टू फॉल एज लॉन्ग एज द वैल्यू ऑफ SMC रिमेन्स लेस। सो AFC जो है गिरता रहेगा, AVC आपका देखो कैसे, कहाँ पे, ये रहा AVC आपका गिरता रहेगा। वेरी गुड, गिरने दो इसको AVC को। एज लॉन्ग एज द वैल्यू ऑफ SMC रिमेन्स लेस, जब तक SMC की वैल्यू कम रहेगी। SMC अगर देखो यहाँ पे ये कम है, तब तक AVC गिरता रहेगा, ठीक है। और आगे देखो क्या लिखा है, वंस द SMC हैज़ राइजन सफिशेंटली, जैसे ही SMC काफ़ी ऊंचा उठ जाएगा, ये SMC आपका पहुँच रहा है ऊंचाइयों पे, ठीक है। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद इसकी वैल्यू AVC से ज़्यादा हो जाएगी। ये देखो, AVC तो नीचे रह गया, SMC ऊपर पहुंच गया, तो SMC की वैल्यू ज़्यादा है। अब फिर से एक बात और रिपीट कर रही हूँ कि इतनी सारी ये जो लाइनें लिखी हैं इंग्लिश में, इनको याद मत करना, बिल्कुल भी रटना मत, भगवान कसम एक भी लाइन याद नहीं रहेगी एग्जाम में। SMC, AVC, TMC, BMC, PMC, पता नहीं क्या क्या शब्द घुसा दोगे तुम, बिल्कुल याद मत करना। तुम सिर्फ ये जो बना हुआ है ना ये कर्व, इसको देखना, इसको देख देख के बोलना। जैसे कि आपको SMC और AVC लिखना है तो ऐसे लिखना, SMC गिर रहा था, ठीक है, यहाँ पे AVC गिर रहा था, फिर ये मिनिमम पहुँच गया, फिर यहाँ कट हो गया, फिर ये बढ़ने लग गया तो ये भी बढ़ने लग गया, ये यहाँ कट हो गया, ये ज़्यादा बढ़ रहा था तो ये कम बढ़ रहा था। बस ऐसे ऐसे करके लिखना, ठीक है, लेकिन याद मत करना, याद बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ इस कर्व को देखना है। कर्व को देख के जो दिखाई दे रहा है ना, उसी में इंग्लिश पेल देना, इंग्लिश में लिख देना वही चीज़, ठीक है। फिर देखो आगे क्या लिखा है, AVC however continues to fall as long as the, ठीक है, once the SMC has risen sufficiently, जैसे कि मैंने बताया SMC जब बढ़ जाएगा तो ये AVC से ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो SMC काफ़ी ज़्यादा है AVC से, साफ साफ दिख रहा है ये। AVC देन स्टार्ट्स राइजिंग, अब AVC बढ़ने लगेगा। ये देखो AVC अब बढ़ने लगा है बाद में, ठीक है भाई, AVC बढ़ रहा है और इसलिए ये दोनों यू शेप्ड है। क्यों? क्योंकि ये पहले बार बार गिर रही हैं, गिरने के बाद मिनिमम पॉइंट पे आते हैं, फिर ऊपर चढ़ने लगते हैं। एज लॉन्ग एज AVC इज़ फॉलिंग, जैसे जैसे AVC गिर रहा है, ठीक है भाई, दोबारा आते हैं। AVC कहाँ गिर रहा है? यहाँ गिर रहा है, बिल्कुल। SMC मस्ट बी लेस देन AVC, SMC कम है,
एसएमसी कम है, हाँ भाई देखो कम है, याद नहीं करना है, सिर्फ ग्राफ में देखना है कि एसएमसी कम है, एवीसी ज़्यादा है। यहाँ पे आगे देखो, एवीसी राइजेस, जैसे ही एवीसी बढ़ा, देखते हैं भाई एवीसी बढ़ा, एवीसी कैसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा एवीसी, ठीक है भाई। एवीसी बढ़ने के बाद क्या हुआ, एसएमसी बड़ा हो गया एवीसी से। अच्छा भाई देखते हैं एसएमसी बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये लो सच में हो गया, एसएमसी बड़ा हो गया एवीसी से, ठीक है भाई। सो द एसएमसी कर्व कट्स द एवीसी कर्व, अब दोनों आपस में कट कर रहे हैं, हाँ भाई कट कर रहे हैं, ये देखो ये रहा पॉइंट, ये दोनों आपस में यहाँ कट कर रहे हैं। फ्रॉम बिलो द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी, कहाँ कट कर रहे हैं, एवीसी के मिनिमम पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ग्राफ ये देखना है और इसको देख देख के इंग्लिश लिखनी है, बात ख़त्म। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फिगर 3.7 पे। आगे भाई फिगर 3.7 पे, वी मेजर आउटपुट अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो आउटपुट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, ठीक है। टीवीसी ये कॉस्ट रही वर्टिकल एक्सिस पे है। आउटपुट Q0 है। ओवी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये रही ओवी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेट द एंगल EOQ0 बी इक्वल टू थीटा। EOQ0, अब ये एंगल बना रहे हैं ऐसे, ये एंगल बना रहे हैं, ये थीटा के बराबर लिखा है। सो एवीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एवीसी का फॉर्मूला पहले भी बता चुकी हूँ, टीवीसी अपॉन क्यू। टीवीसी क्या है, टीवीसी की वैल्यू है ये देखो EQ0, ये है अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट कितना है OQ0, ये है अपना आउटपुट। तो ये हो गया टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन बेस, P अपॉन B, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो पर ये होता है परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला होता है बेस, और ये होता है साथ में हाइपोटेनुअस H। ये मैथ्स है भाई पुरानी, अगर किसी ने पढ़ाई करी हो तो। चलो भाई अब पढ़ते हैं फिगर 3.6 को देखते हैं, ठीक है भाई। ये रही फिगर 3.6 आपकी। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, आउटपुट लिया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक है भाई, आउटपुट ले लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। एवीसी लिया वर्टिकल एक्सिस पे, ये ले ली वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है। और Q0 लेवल ऑफ आउटपुट है, ठीक है भाई, Q0 लेवल ऑफ आउटपुट है। एवीसी जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ओवी, ये रही, ठीक है भाई। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, एवीसी इंटू क्यू। तो एवीसी यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ओवी, ठीक है, ये रही आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, OQ0 यानी ये, ठीक है भाई। तो ये आपका निकल गया टी। तो अब देखते हैं SAC की तरफ, ठीक है भाई। SAC कहाँ है, ये है आपका SAC। SAC का फॉर्मूला क्या है, AVC प्लस AFC, जो कि ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इनिशियली बोथ AVC एंड AFC डिक्रीजेस, आउटपुट इंक्रीजेस। भाई जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा AVC और AFC दोनों ही गिरेंगे। क्या ऐसा हो रहा है, AVC गिर रहा है, हाँ बिल्कुल गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है, AVC गिर रहा है। देयरफॉर SAC इनिशियली फॉल, तो SAC भी गिरेगा। SAC गिर रहा है, हाँ भाई ये भी गिर रहा है। याद मत करना ये सब जितना भी इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। बस ये जो कर्व बने हैं ना, इनको देखना और इनको देख देख के लिखते रहना कि AVC गिर रहा था, फिर SAC गिर रहा था, फिर ये कट कर गए, ऐसे हो गए वैसे हो गए, है ना। आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एक लेवल के बाद AVC अब बढ़ने लगा, AVC बढ़ने लगा। चलो भाई देखते हैं, ये लो भाई, ये देखो ये बढ़ने लगा AVC, बट AFC कंटिन्यूज टू फॉल, लेकिन AFC तो अभी भी गिर रहा था। इनिशियली द फॉल इन AFC इज ग्रेटर देन द AFC। स्टार्टिंग में क्या होगा, AFC थोड़ा ज़्यादा गिरेगा AVC से, लेकिन SAC अभी भी गिरे ही जा रहा है, ठीक है। SAC ये देखो काफ़ी देरी तक गिर रहा है SAC, है ना। चलो आगे देखते हैं। बट आफ्टर अ लेवल ऑफ प्रोडक्शन AVC बिकम्स लार्जर देन द फॉल इन AFC। AFC ज़्यादा गिरने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम दिस पॉइंट्स ऑनवर्ड्स SAC राइजिंग, अब SAC बढ़ने लगा। ये देखो ये SAC आपका बाद में बढ़ने लग गया, ठीक है। SAC कर्व इसलिए यू शेप्ड है क्योंकि पहले गिर रहा था, फिर एक पॉइंट पे आया, फिर बढ़ने लग गया। इट लाइज अबव द AVC कर्व, ये AVC कर्व के ऊपर है। क्या ऐसा सच में है, हाँ भाई ऐसा बिल्कुल है।
ठीक है, ये देखो मैं दिखाती हूँ, ABC ये है और SAC ये है। SAC जो है ऊपर है ABC के, बिल्कुल है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है AFC। आप सोच रहे होंगे ये FC कहाँ से आ गया इनके बीच का डिफरेंस, तो ये जो फॉर्मूला है ना जो मैंने लिखवाया है, इस फॉर्मूले से आया है। ठीक है, देखो SAC में से अगर ABC माइनस करोगे तो AFC आ जाएगा, है ना। बस थोड़ा सा मोड़ा तोड़ा है इसको। द मिनिमम पॉइंट ऑफ SAC कर्व लाइज टू द राइट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC कर्व। अब SAC और ABC दोनों का मिनिमम पॉइंट देखो, आप क्या देखेंगे, SAC का मिनिमम कर्व राइट पे है। ठीक है, मिनिमम पॉइंट ये SAC का और ये ABC का, तो राइट में किसका है, SAC का है। ठीक है भाई, सिमिलर टू द केस ऑफ, कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो गई है। अब ABC और SMC को देखते हैं हम दोनों, यानी ये ABC और SMC है। एज लॉन्ग एज SAC इज़ फॉलिंग, SAC गिर रहा है। ठीक है भाई, देखते हैं SAC गिर रहा है, हाँ गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है। SMC कम है, SMC कम है, हाँ भाई SMC काफ़ी कम है। ये देखो SMC यहाँ हो गया और SAC यहाँ हो गया। भाई SAC ज़्यादा है, SMC कम है ना, आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। सपोज SAC बढ़ने लगा, देखते हैं SAC ये यहाँ बढ़ गया। ठीक है भाई, बढ़ गया। फिर SMC बहुत ज़्यादा बढ़ गया SAC से, सच में ऐसा है, हाँ भाई ये देखो ये ऊपर पहुँच गया SMC कितना ज़्यादा। SAC तो सिर्फ यहीं पे है, SMC ऊपर पहुँच गया, है ना। देखो कर्व में साफ साफ दिख रहा है, बस इसको इंग्लिश में लिख देना। SMC कर्व कट्स द SAC कर्व फ्रॉम बिलो। SMC कर्व और SAC कर्व दोनों कट करेंगे आपस में, हाँ करेंगे। ये देखो यहाँ पे इन्होंने आपस में एक दूसरे को कट किया है, SMC और SAC ने। ठीक है, लेकिन कहाँ कट किया, मिनिमम पॉइंट ऑफ SAC पे। SAC का जो मिनिमम पॉइंट है, सबसे नीचे जो SAC आ रहा है ये, वहाँ से कट किया है। अब कहाँ देखना है आपको, फिगर 3.8 में देखना है। यहाँ पे शेप किसकी दिखा रखी है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इन तीनों की शेप्स दिखा रखी हैं। ABC रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट एट Q1। ABC मिनिमम कब है, ABC मिनिमम है यहाँ पे, और यहाँ पे तब क्या है, Q1 है। ABC रीचेज एट मिनिमम, अभी हमने ये पढ़ा इसके बारे में। ABC इज़ फॉलिंग, सपोज ABC गिर रहा है, देखते हैं भाई, हाँ भाई गिर रहा है, बिल्कुल ABC फॉल हो रहा है। लेकिन उस वक्त SMC कम है, ऐसा है, हाँ देखो ये देखो SMC यहाँ है और ABC यहाँ है, SMC कम है। ठीक है भाई, हम इस बात को भी मान गए SMC कम है। अब ABC अगर बढ़ रहा है, ये देखो ABC बढ़ रहा है, ठीक है भाई यहाँ ABC बढ़ रहा है, तो SMC जो है ज़्यादा है। SMC ज़्यादा है, हाँ भाई देखो SMC ज़्यादा है। तो बस आपको करना क्या है, सिर्फ ये देखते रहना है और इसको लिखते रहना है, बात ख़त्म। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ।